हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, और बेसिक से जाएंगे हम सीधा एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। हेडिंग डालेंगे भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों को क्या पता है कि ये एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे सोलार सिस्टम में भाई सूरज है, सूरज के आसपास ऑर्बिट में जो है प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व करते हैं। और प्लैनेट्स की जगह हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसी होती है, वो होती है भाई नेगेटिवली चार्ज स्पीशी। और वहीं अगर अपन देखें न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस में हमें एक स्पीशी देखने को मिलती है, दैट इज़ प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है। और न्यूट्रॉन, जो कि एक न्यूट्रल स्पीशी है। ठीक है, चलिए। अब अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली बोला जाए, तो इनको कंबाइनली हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है? ठीक। अगली चीज़, अगर किसी भी एलिमेंट को हम लोग बोलें कि भैया जो एटॉमिक नंबर है उस एलिमेंट का, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग नोट करेंगे भाई जेड से। तो सिंपल सा आपको इतना जानना है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, इससे आप लोग एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वहीं अगर मैं बात करता हूँ एटॉमिक मास की, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ ये करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिए कि ये कहाँ पे है, किस जगह पे प्रेजेंट है, इसका ओरिएंटेशन क्या है। या अगर मैं बोलूँ कि ये जो शेल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी एनर्जी क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिफाइन कर देंगे हम लोग क्वांटम नंबर से। तो अगली जो हेडिंग डालना है वो डालिए आप, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, चलिए। अभी जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये चार टाइप के होते हैं। पहला क्वांटम नंबर हमारे पास में है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड है हमारे पास में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड फोर्थ, स्पिन क्वांटम। ठीक है, अभी जो क्वांटम नंबर्स हैं, इन्हीं की हेल्प से हम लोग डिफाइन करेंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, एजीम्यूथल को स्मॉल एल, ऐसे ही मैग्नेटिक को स्मॉल एम से, और स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस। चलिए एक एक करके इन सब के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास में आ रही है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं, ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं, इट गिव्स इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहे हैं? शेल के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये हमारा शेल,
इसको मैं बोल दूंगा n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि n की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अगर n की वैल्यू ज़ीरो होगी तो शेल वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, शेल प्रेजेंट नहीं है तो एटम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग किस चीज़ से डिनोट कर रहे थे, स्मॉल n से डिनोट कर रहे थे। चलिए आगे देखेंगे। मान लीजिए कि मैं आपसे बोलता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है, तो न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी कि मैं आपसे बोल दूँ कि शेल की जो रेडियस है उसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक डिराइव फार्मूला है, उस डिराइव फार्मूले को आप देखेंगे। रेडियस अगर हमें निकालना है तो उसके लिए एक डिराइव फार्मूला है जो होता है आर एन इज इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, और इसकी जो वैल्यू लूँगा मैं वो होगी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम लोग वैल्यू को पुट अप कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि किस शेल की कितनी रेडियस है। ठीक है, इतना क्लियर है। सेकंड चीज़ जो हमें यहाँ से पता लगती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, दैट इज़ एनर्जी ऑफ शेल, कि भाई किस शेल की कितनी एनर्जी है। तो उसके लिए भी एक डिराइव फार्मूला है, दैट इज़ ई एन इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं एनर्जी ऑफ शेल के लिए। मान लीजिए मैं एक एलिमेंट लेता हूँ दैट इज़ हाइड्रोजन, बिल्कुल बेसिक, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 1। और मैं बात करूँगा इसके पहले शेल की, तो इसके लिए हम लोग निकाल लेते हैं कि एनर्जी जो होगी पहले शेल के लिए, किसके, हाइड्रोजन के लिए, वो कितनी आएगी। तो फॉर्मूला है -13.6 जेड स्क्वायर, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है उसकी वैल्यू रखेंगे, यानी कि 1 का होल स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू 1 हमने ले रखी है, तो यहाँ पे भी आएगा 1 का होल स्क्वायर और यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। वहीं अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि मुझे n इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू, यानी कि n इज इक्वल्स टू 2 की, यानी कि सेकंड शेल की जो वैल्यू है या एनर्जी जो है उसको आप लोग कैलकुलेट करके बताएं, तो कुछ नहीं, सिंपली फॉर्मूले में पुट कीजिएगा। ई एन इज इक्वल्स टू -13.6, जेड की वैल्यू तो वही रहेगी हमारे पास में 1 स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू चेंज हो गई तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो वैल्यू हमारे पास में निकल के आएगी वो आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहले शेल, जो हमारा पहला शेल था उसके लिए जो एनर्जी थी वो थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड के लिए हुई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। चलिए अगले की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। चलिए, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को हम लोग दूसरे कई नाम से भी जान सकते हैं, जैसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, या अगर अपन बोलते हैं सब लेवल क्वांटम नंबर, इसको एक और नाम से बोलेंगे सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब ये हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इट गिव्स
इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल। अभी हम लोगों ने बात की थी शेल के बारे में, और शेल की जैसे कुछ वैल्यू थी वैसे ही यहाँ पे सब शेल के लिए भी वैल्यू होगी। और एजीमुथल क्वांटम नंबर किसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है हमें? सब शेल की वैल्यू, सॉरी सब शेल की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। चलिए थोड़ा सा और ब्रीफ में इसको देखते हैं। मैंने आपको बोला था कि n की वैल्यू जैसे ज़ीरो नहीं हो सकती, वैसे ही यहाँ पे l कभी भी n के इक्वलेंट नहीं होगा। कैसे? इसकी जो वैल्यू है वो वेराई करती है। l वैल्यू वेराइज फ्रॉम 0 टू n-1। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि मैं n की वैल्यू जो है वो 1 लेता हूँ, तो मेरे पास में l की वैल्यू क्या आएगी? तो फॉर्मूले में आप पुट करें 0 टू n-1 होता है। n की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 0, 1-1, तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 0। वैसे ही n इज इक्वल्स टू 2 के लिए अगर अपन देखें तो 0 टू n-1, 0 टू 2-1 कितना आ गया? 0 और 1 आ गया। ठीक है, सिंपली मैं आपसे ये बोल देता हूँ कि अगर l की वैल्यू हमारे पास में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, तो हमारे पास में जो सब शेल्स होंगे, जो भी सब शेल होंगे वो कैसे होंगे? 0 के प्लेस पे s, 1 पे p, 2 पे d और 3 पे f। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। 2D इज पॉसिबल और नॉट? इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए मुझे ज़रा कि 2D पॉसिबल होगा या नहीं। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो 2 है हमारे पास में वो क्या डिफाइन कर रहा है? शेल को। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। वहीं अगर मैं d की बात कर रहा हूँ तो d किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है? सब शेल को। यानी कि l की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में? d के लिए हम लोगों ने क्या रखा था? d के लिए 2, तो l की वैल्यू भी क्या हो गई? 2। मैंने अभी आपको ऊपर यही बताया था कि n l के कभी इक्वल नहीं होगा, इसलिए 2D जो है वो पॉसिबल नहीं है। कुछ और थोड़ी छोटी मोटी जानकारी और ले लीजिए। देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि जो सबशेल है S, इसमें ऑर्बिटल कितने हैं? P जो है उसमें ऑर्बिटल कितने हैं? D और F में हमें ऑर्बिटल कितने देखने को मिलेंगे? ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर इसको आप ध्यान रख लें, याद रख लें बस। नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल इन शेल। तो इसके लिए फॉर्मूला है भाई n का स्क्वायर। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, अभी हमने ऊपर क्या देखा? नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल किसी शेल में। अब मैं आपसे बोल दूँगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी शेल में कितने हैं, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? उसके लिए होगा 2n का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला डिफाइन किया गया? 2l प्लस 1। वैसे ही एक और चीज़, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, इसके लिए एक फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में 2l प्लस 1। ठीक है, इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है
कि आपको अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि भैया बताओ कि टोटल ऑर्बिटल जो हैं वो इस शेल में कितने हैं, तो आप शेल की वैल्यू रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। वहीं अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताओ कि इस शेल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप इस फॉर्मूले को रख के बता सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लीजिए। मैं आपसे बोलता हूँ फॉर पी, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे इस सब शेल पी में, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हमें सब शेल में निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये वाला है, निकाल लीजिए 2l+1। ठीक है, तो 2l की वैल्यू क्या होगी p के लिए, अभी अपन ने ऊपर देखा था क्या हो गई यहाँ पे 1। ठीक है, रख दीजिए ज़रा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ कि डी सब शेल के लिए निकालिए, फॉर डी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, हम रख देंगे 2l+1, 2 मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू डी के लिए क्या रखनी है, डी के लिए हमें रखनी है 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, कितना वैल्यू आ गई भाई, 2 × 2 = 4 + 1 कितनी हो गई 5। ठीक है, कैसे हो गई देखिए, एक ऑर्बिटल जो मैं अपन पी की बात कर रहे हैं, तो पी के अंदर हम लोग ऑर्बिटल ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पे आता है पी एक्स, ये हो गया पी वाई, ये हो गया आपका पी जेड। वैसे डी में क्या लिख सकते हैं अपन, डी में आ जाता है डी एक्स, डी वाई, डी जेड, dx² y² और dz²। ठीक है, ये ऑर्बिटल्स हमें निकालना आ गया। एक क्वेश्चन आपसे और है, देखिए क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन फोर्थ शेल एंड 4p सब शेल। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फोर्थ शेल में कितने भर सकते हैं और 4p सब शेल में कितने फिल आप इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ शेल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फोर्थ शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास 2n²। शेल की बात की है ना हमने, यहाँ पे देखिए जरा, मैंने आपसे बोला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, तो शेल के लिए फॉर्मूला क्या है 2n², मैंने रख दिया 2n²। कौन से शेल की बात कर रहे हैं, फोर्थ की बात कर रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 2 × 16 = 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आते हैं अगली चीज़ पे 4p सब शेल की। अब 4p सब शेल के लिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, तो हमें बोल दिया गया 4p सब शेल, 4p सब शेल, इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 2l+1 मल्टीप्लाई बाय 2, या लिख सकते हैं आप 2 ब्रैकेट में 2l+1। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 2p के लिए l की वैल्यू क्या थी 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 ब्रैकेट में बंद मल्टीप्लाई बाय 2। क्या आ रहा है हमारे पास में वैल्यू 2 × 1 + 1 3 मल्टीप्लाई बाय 2 = 6। ठीक है, ईजी है। देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ
फोर्थ शेल, है ना, मैंने आपसे बोला था ना फोर्थ शेल इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो फोर्थ शेल में अब मैं आपसे बोलता हूँ कि 4s जो सब शेल था हमारे पास में, 4p, 4d और 4f, तो हम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं इसमें। तो s में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, वैसे p में हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, डी में हमें पता है 10 इलेक्ट्रॉन फिल्स होते, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। टोटल ये हमें क्या देखने को मिला, 6 + 2 8, 8 10 18, 18 4 14, कितने हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऊपर जो हमने निकाला फॉर्मूले से, ये जो 32 इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले थे फोर्थ शेल के लिए, और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि फोर्थ शेल में जो सब शेल हमें देखने को मिले थे 4s 4p 4d 4f, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन मिला के कितने हो गए टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे देखने को मिल गए। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है हमारे पास में दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन about orientation of orbital। अब देखिए ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल्स वो एक 3D स्पेस में उनका जो ओरिएंटेशन होगा वो किस तरीके का होगा, या कैसे वो दिखेंगे, किस डायरेक्शन में वो प्रेजेंट होंगे, तो ये सब हमें किस चीज़ से मालूम पड़ेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो जैसे ही हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर के लिए कोई वैल्यू डिफाइन की थी, वैसे ही जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो वेराई करती है, वेराइज फ्रॉम -L टू +L। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, मैं आपसे बोलता हूँ L की वैल्यू आप ले लीजिए 1, तो ml की वैल्यू जो हमारे पास में आएगी वो आएगी -1 से +1, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 0 और +1। तो जो अभी हमने ऑर्बिटल्स यहाँ पे बनाए हुए थे, जो p वाला जो ऑर्बिटल हमने बनाया हुआ था, इसमें इसकी वैल्यू -1 होगी, इसकी 0 होगी और इसकी +1 होगी। ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि n कभी भी 0 नहीं होगा, n और l इक्वल नहीं होंगे। वैसे ही ml की वैल्यू जो है, जो ml की वैल्यू है वो कभी भी ग्रेटर नहीं होगी किससे, l से। ठीक है। यहाँ पे मैंने साइन सही लगाया ना, इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं, ये ग्रेटर नहीं होने वाली। ठीक है। तो ml की वैल्यू जो है वो कभी भी l से ग्रेटर नहीं होगी। तो चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक छोटा सा एग्जांपल और इसके लिए भी ले लेते हैं, सबके एग्जांपल की इसको क्यों छोड़ेंगे। ठीक है। एक तो मैंने आपको समझाया ऊपर l के लिए 1, अगर मैं l की वैल्यू 2 ले लूँ तो ml की वैल्यू कहाँ लाया करेगी, -2 -1 0 +1 +2। क्लियर हो गया। चलिए अगली चीज़ है हमारे पास में दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, भाई ये किस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो स्पिन है उस इलेक्ट्रॉन की, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स
एक्सिस वो किस डायरेक्शन में जाती है। देखिए भाई, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो उसके लिए वैल्यू हो जाएगी प्लस हाफ। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो उसके लिए वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। तो अब ये जो जानकारी हमें मिली है इन क्वांटम नंबर से, हम इसको लेके आगे की चीज़ें और पढ़ने वाले हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चन से ये जानकारी मिल ली जाएगी कि हमने जो अभी तक पढ़ा वो सही पढ़ा या नहीं पढ़ा, या हमारे डाउट्स जो हैं वो अभी भी क्लियर हुए या नहीं हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए कि वैल्यू में दे देता हूँ एन, एल, एम और एस। इनकी वैल्यू रिस्पेक्टिवली है 3, 3, 2 एंड प्लस हाफ। अब आपको ये बताना है कि ये किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है, किस ऑर्बिटल को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। दीज क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट विच ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखें। देखो भाई, सबसे पहले बात तो यही क्लियर हो गई कि एन और एल की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अगर एन और एल की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है कि कोई ऑर्बिटल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर देता हूँ तब इसमें क्या फ़र्क देखने को हमें मिलेगा। पहले तो इसको लिख देते हैं भाई, ये तो इम्पॉसिबल है, यहाँ तो कुछ भी नहीं होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ। फॉर 5G सबशेल क्वांटम नंबर सेट मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेट जो है वो इम्पॉसिबल है, यानी कि जो पॉसिबल नहीं होने वाला है। यहाँ पे लिख देते हैं एन की वैल्यू 5, एल इज इक्वल्स टू 4, एम इज इक्वल्स टू -4 और एस इज इक्वल्स टू प्लस हाफ। दूसरा एन इज इक्वल्स टू 5, एल इज इक्वल्स टू 4, एम इज इक्वल्स टू -2, एस माइनस हाफ। एन की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 4, एम की वैल्यू -5 और एस की वैल्यू प्लस हाफ। एन इज इक्वल्स टू 5, एल इज इक्वल्स टू 4, एम इज इक्वल्स टू 0 और एस इज इक्वल्स टू -हाफ। चलिए, अब ये जो 5G के सबशेल के जो हमने सेट बनाए हुए हैं इसमें से आप बताइए कौन सा इम्पॉसिबल है। तो देखिए, पहले वाले में देखेंगे एन की वैल्यू 5 है, ठीक है, एल की वैल्यू जो है वो 4 होगी, एम की वैल्यू -4 हो सकती है क्योंकि एम की वैल्यू डिफाइन वेराई कैसे करती है, -L2 + L। ठीक है, एस हाफ। ठीक है, सेकंड वाले में एन इज इक्वल्स टू 5, एल इज इक्वल्स टू 4, एम इज इक्वल्स टू -2 हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि -4 से स्टार्ट रहा, -2 आना है बस। ठीक है, थर्ड वाले में अब देख लेते हैं, ये तो पॉसिबल हो गया, सेकंड भी पॉसिबल हो गया। थर्ड वाले में देखिए एन इज इक्वल्स टू 5, एल इज इक्वल्स टू 4, एम -5 कैसे हो गया, वैल्यू तो डिफाइन होनी है -4 से लेकर +4 के बीच में, तो -5 कैसे हो गया, तो ये हो गया भैया हमारे लिए इम्पॉसिबल सेट। ठीक है, तो ये ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आपके सामने बन के आ सकते हैं, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता, उलझाने की कोशिश करेगा आपको एग्जामिनर। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जितने भी हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली है, अब इनको हम लोग फिल कैसे करेंगे। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो है उसके कुछ रूल्स होते हैं, उनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।